जय हिंद दोस्तों। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एएलपी पोस्ट के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। असिस्टेंट लोको पायलट। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, क्या एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कितना फीस उन्हें पे करना पड़ेगा, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला और सिलेबस क्या रहने वाला। बड़ा ही शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर जनरलाइज इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की जाए तो रेलवे ने इसका इंडिकेटिव नोटिस जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 29 मार्च को जारी कर दिया था। अब इस फॉर्म भरने की जो डेट है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो 11 मई तक चलने वाली। अगर मॉडिफिकेशन कुछ करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 14 मई से 23 मई तक इसमें सुधार कर सकते हो, जिसमें अगर आप में किसी ने डीओबी का मिस्टेक कर दिया है या फिर ग्रेजुएशन का ईयर वगैरह जो डालना है उसमें मिस्टेक किया है, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। इस पोस्ट का जो नाम है वो रहने वाला है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो लेवल 2 की एक पोस्ट है जिसका जो पेड भी इनिशियल पे 19,900 रुपीज रहेगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का जो है वो मिलेगा और एज जो है 1 जुलाई 2025 तक आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल की उम्र जो है आपके पास होना चाहिए। सो 18 से 30 साल की जो बेसिक उम्र है वो है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो मिलना है वो अलग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 9,970 जो वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में जारी की गई। ये वैकेंसी जो है ये इस आधार पर अलग अलग जोन वाइज जो है वो मिलती है। इस बारे में आप लोग के बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी रहता है, जिसको लेकर भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बताया है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों जगह 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। और जो आपका तीसरा ऐसा पार्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे सीबीएटी भी हम लोग नाम से जानते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर रखा है कि भैया सीबीटी जो हम लेने वाले हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आगे बात कर ली जाए नंबर की, या किस आधार पर इसमें पोस्ट वगैरह रहने वाला है या किस लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो भी लोग कल्पाक्ष पे पहली बार आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे रिगार्डिंग जो बाकी वैकेंसी की डिटेल है वो आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर को लेकर कई सारे अपडेट हम लोग इसमें करते रहते हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल वाले हैं। अगर एज लिमिट की इस एग्जाम इस नोटिफिकेशन के आधार पर बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। मींस वो 18 से कम में फॉर्म नहीं भर सकते, पर हाँ 30 से 35 साल की उम्र तक वो कम फॉर्म डाल सकते हैं। जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनको 3 साल का जो है वो मिलेगा। इसके अलावा एक सर्विसमैन जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 3 साल का जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है। एक सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल का रिलैक्सेशन और एक सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल का जो रिलैक्सेशन है वो इसमें लिखा गया। इसके अलावा जो बेसिकली कैंडिडेट हु आर सर्विंग फॉर ग्रुप सी या ग्रुप 8 में है उनके लिए एक अलग से उन्होंने लिमिट तय कर रखी है कि 40 साल, 43 साल और 45 साल एससी एसटी और अनरिजर्व के लिए वो लोग इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस एग्जाम के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस इन लोगों ने इसके साथ में जो बेसिक रिजर्वेशन हर एग्जाम में चलता है उनके आधार पर लिख रखी। अपर और लोअर लिमिट के बारे में बात कर ली जाए तो कोई भी व्यक्ति का जन्म जो है वो 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए ऑन अनरिजर्व्ड में। वही अगर बात कर ली जाए ओबीसी में तो वो 2 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी में बात की जाए तो 2 जुलाई 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। और अपर लिमिट के बारे में लोअर लिमिट के बारे में बात की जाए तो 1 जुलाई 2007 है उसके बाद का उसका जन्म जो है वो जन्म नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस जो है वो कंडीशन इसके अंदर इन्होंने एज को लेकर दे रखी। ग्रेजुएशन को लेकर भी इन्होंने साफ कहा है कि जो लोग फाइनल ईयर में है, अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो फॉर्म न डाले। इन्होंने साफ मेंशन किया है फॉर्म भरते समय आपका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फीस की अगर बात कर ली जाए तो अनरिजर्व्ड और कैंडिडेट के लिए 500 रुपए का फीस है और बाकी सबके लिए 250 रुपीज है। और जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको जो फीस रिफंड का जो क्राइटेरिया जो हर बार रहता है वैसा ही क्राइटेरिया जो है अब की बार भी दिया गया है।
रिफंड भी होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर भी इन्होंने डिटेल दे रखा है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है वही मान्य होगा। ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। स्टेट में आपको ओबीसी को लेकर जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है उसका बाकी जगहों से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट से लेकर कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिससे वर्तमान में तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में हमने कई बार देखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कई सारी जो चीजें वो चल रही है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसमें बेसिकली टोटल अगर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करना पड़ेगा। पहला होगा आपका सीबीटी फर्स्ट, जिसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं। ये क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो सीबीटी सेकंड होगा। इसके क्वालिफिकेशन के बाद आपका सीबेट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जो इसमें जॉब या पोस्टिंग जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। अगर सीबीटी 1 के बारे में बात कर ली जाए तो उसके बारे में इन्होंने साफ कहा है, CBT 1 will be the screening examination shortlisting eligible candidate। CBT 2 जो रहेगा वो बेसिकली नॉर्मलाइज मार्किंग जो सिस्टम है उस पर काम करेगा। अच्छा, इस CBT 1 के लिए उन्होंने पैटर्न दे रखा है कि टोटल क्या रहेगा, 60 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 75 रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जो है वो निश्चित कर रखा है और 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 1/3 आपका नेगेटिव है। टोटल कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। मिनिमम पासिंग परसेंटेज अनरिजर्व के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेबल है। इन्होंने साफ कहा है एक्स सर्विसमैन जो है लोग, उनको यहाँ पर अलग से कुछ पार्ट नहीं दिया गया। अगर सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस इन्होंने कहा है, नंबर सिस्टम इसमें दे रखा है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, जो लगातार हर बार सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का जो 10th लेवल जिसे हम कहते हैं वो इसमें आने वाला है। मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी वो भी लेवल आपका 10th वाला ही रहने वाला है। जनरल साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस जो 10th स्टैंडर्ड का है जो कवर करता है वो इंक्लूड होगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वहां में से हिस्सा आएगा। तो ये 4 हिस्से उन्होंने दे रखे। इन 4 हिस्सों से कुल कितने 75 क्वेश्चंस जो है सीबीटी 1 में पूछे जाने वाले। वहीं अगर सीबीटी 2 के बारे में बात कर ली जाए तो सीबीटी 2 के लिए भी इन्होंने डिटेल पार्ट दे रखा है कि जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और अगर सीबीटी 2 में बात किया जाए तो इसमें 2 पार्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ली जाए तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा। 175 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए के लिए 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है। पार्ट बी के लिए 60 मिनट और 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। 1/3 माइनस मार्किंग यहां भी आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क जो है वो सीबीटी के बाद में इसमें मल्टीपल शिफ्ट के आधार पर किया जाएगा। पार्ट ए में मिनिमम परसेंटेज वही है जो पहले वाले पार्ट में थे, वैसा ही पार्ट 2 में भी रहेगा। जो पार्ट ए का सिलेबस अगर बात कर लिया जाए तो वो सिलेबस मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड होगा जो पहले वाले में भी था। इसमें जनरल इंटेलिजेंस भी वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल ब्रॉड हो जाएगा। साथ ही साथ बेसिक इसके साइंस और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। और जो सेकेंड वाला पार्ट है सिलेबस पार्ट बी, उसमें आपका क्या इंक्लूड किया जाएगा तो वो उस नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और बेसिकली ये क्या है, इसके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग जगह पे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, पोस्ट वाइज इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया है। जो आपका ट्रेड रहेगा ना उस ट्रेड के हिसाब से आपका जो पार्ट सेकेंड है वो होने वाला है। जैसे अगर सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया जाए, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंबाइन उस ट्रेड में जाने वाले हैं उनके लिए इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेड जो वायरमैन वाला पार्ट है वो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और मैकेनिक्स वाला पार्ट आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंबाइंड मैकेनिक के लिए फीटर, मैकेनिक्स, ये सारी चीज आपके ट्रेड में आएगी। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो वाले हैं उनके लिए मैकेनिक और बाकी ट्रैक्टर मैकेनिक वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर आएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट होने के बाद आपको सीबेट जो है वो देना होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी जो उन्होंने बेसिक आपका एक सर्टिफिकेशन पार्ट जो जिसमें आपका वेइंग कैपेसिटी वगैरह सारी चीज इसमें देखी जाएगी, जिसमें आपका टी स्कोर जो है वो 42 होना चाहिए, जो इन्होंने साफ क्या कर रखा है, दे रखा है। ये होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वाला पार्ट आएगा। अप्लाई के लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल साइट जो है वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके अगर बात अप्लाई करने के बाद में आज फिर जब इसमें फोटो वगैरह का विशेष ध्यान रखिएगा, जिसके लिए उन्होंने मेगापिक्सल कितने पिक्सल का आपका होना चाहिए वो दे रखा। इन चीजों में मिस्टेक मत कीजिएगा। कई बार बच्चे जो होते हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन फील करने में मिस्टेक कर देते हैं, जिन कारण से हम लोग देखते हैं कि बाद आखिरी वाला जो पार्ट होता है वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें कई सारा क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, या फिर उनका जो फॉर्म वगैरह है वो फॉर्म रिजेक्ट होने की सिचुएशन भी हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। आपको आधार कार्ड से लेकर डॉक्यूमेंट में आपका नाम जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए, वरना अगर आपका डॉक्यूमेंट में कहीं भी नाम अलग है तो भी आपको क्या हो सकता है, समस्या बाद में झेलनी पड़ जाती है। इस चीज को लेके ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपको कल्पाक्ष के में आप जो बता था टेलीग्राम चैनल वहां पे मिल जाएगा। इन्होंने इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने इस चीज को लेके मेंशन किया है, जिससे समझिएगा। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में अगर बात कर ली जाए, ठीक है, तो इन्होंने मैट्रिकुलेशन एसएलसी आपका होना चाहिए प्लस आईटीआई जो है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास हो, या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ एसएसएलसी जो कोर्स आपने कर रखा हो, या फिर कोई अप्रेंटिस आपने ट्रेड अलग अलग मेंशन जो ऊपर दे रखे उनमें अगर आपने कर रखा है तो आप इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। अगर पोस्ट के बारे में बात की जाए तो हर एरिया वाइज जो पोस्ट है वो पोस्ट इसके अंदर दे रखी है जो आपको मिल जाएगी। अगर जैसे मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करें तो भोपाल में बेसिकली वेस्टर्न रेलवे में 23 और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसमें 221 पोस्ट जो है इसके अंदर दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जो कुल मिला के आपकी क्या है 9,970 पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने दे रखा है। इस फॉर्म को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।